और निजाम शासन। जो हमारे यहाँ खुदखास्त नामक एक शब्द का उल्लेख हुआ था, क्या अर्थ है खुदखास्त का अर्थ क्या है? खुदखास्त किसे कहा जाता है? जमींदार होते हैं, उनके अपनी स्वयं की भूमि को खुदखास्त कहा जाता है। ऐसे कुछ शब्दों के बारे में आपको बताया जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हमारे जो आगामी परीक्षा में इस प्रकार के शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है ना। तो उस समय किसानों से संबंधित कई प्रकार के सुधार किए हैं। जैसे उस समय शाश्वत कर पद्धति को अपनाया था। शाश्वत कर पद्धति किस गवर्नर जनरल ने अपनाया कार्नवालिस सर 1793। था? बिल्कुल सही। हाँ शाश्वत अरे कर पद्धति ऐसी वो तो मैं डोर में सुधार संबंधी हल्ला चाहिए कई या बनती है। ಇಲ್ಲ లేదా తాగిందా లేదా చూడు उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण इत्यादि को भी दिया गया था। और उसके साथ साथ शाश्वत कर पद्धति के बाद यह पद्धति कुछ वर्षों तक सफल रही। उसके पश्चात इस पद्धति को जमींदार लोग गलत ढंग का प्रयोग किया, तो ये किसानों पर बहुत भारी पड़ा। लोग हौल छोड़ देना पड़ा। तत्पश्चात यहाँ एक और पद्धति आ गई थी, रैयतवारी पद्धति, जिसे हम रैयतवारी पद्धति के नाम से जानते हैं। ये जो रैयतवारी पद्धति थी, ये रैयतवारी पद्धति को किस अधिकारी ने लागू किया था? कृपया म्यूट करें। थॉमस मुनरो सर थॉमस थॉमस मुनरो सही, थॉमस मुनरो एक जिलाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। किस प्रांत के लिए जिलाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे? रायलसीमा जिला के लिए जिलाधीश के काम किया। रायलसीमा प्रांत, जो कर्नूल, कड़पा, अनंतपुर, बल्लारी, ये प्रांत सीधे अंग्रेजों के संपर्क में आया था। कारण क्या था? वास्तव में यह प्रांत निजाम शासन काल में था, हैदराबाद राज्य के एक अंतर्भाग था। लेकिन जो सेना सहकारी पद्धति जो थी अपनाई थी हैदराबाद शासकों ने, अंग्रेज सेना के लिए वेतन देना, उनकी आर्मी को मेंटेनेंस करना इनके लिए बहुत भारी हो गया था। तो ये इनसे नहीं हो पा रहा था। तो ये वहाँ का जो भूभाग था वो अंग्रेजों को दे दिया। कौन सा? जो बल्लारी, कर्नूल, कड़पा, अनंतपुर जो भूभाग था वो अंग्रेजों को दे दिया। और वहाँ इस प्रांत को सीरेड भी कहा गया था, जहाँ समंदर नहीं है और सूखा और अकाल अधिक यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की वहाँ बंजर भूमि को सिंचाई योग्य बनाने के लिए थॉमस मुंडो रैयतवारी पद्धति लाई थी। किसान को भूमि पर अधिकार देना ही रैयतवारी है। భూమి మీద రైతులకు హక్కు కల్పించడమే రైతువారీ హక్కు। और इस प्रकार से रैयतवारी को भू अधिकार देते हुए कर का निर्धारण करना, इसे अकबर के यहाँ टोडरमल ने कर पद्धति को अपनाए थे। उस प्रकार की पद्धति को, कर पद्धति को इन्होंने अपनाया था। यह प्रश्न भी 2022 में, जो पिछले बार जो टेट हुआ था 2022 में, उस परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। और थॉमस मुनरो के बाद एक और अधिकारी सिंचाई विकास के लिए भी निर्माण किया था। कौन है वो? सर अर्थर काटन सर आर्थर काटन सर आर्थर काटन, जिसे तेलादोरा के नाम से जानते हैं। तो प्रकाशम बैरेज हो और गोदावरी प्रोजेक्ट पे बांध, धवलेश्वरम बांध धवलेश्वरम प्रकाशम केसी प्रकाश, केनाल और केसी केनाल कर्नूल और कड़पा, के और सी कर्नूल कड़पा, ये केसी केनाल नहर को बनाने में ये इनके इन्हीं के शासनकाल में ये हुआ था। तो इस प्रकार से सिंचाई युग, जैसे भूमि अधिक हो तो उनके कर भी अधिक वसूल हुआ था। तो इस प्रकार के बिलों को ब्रिटिश अधिकारी ने भी किसानों से संबंधित कई सुधार साथ साथ कुछ
योजनाओं को भी लागू किया था। और उसी प्रकार हैदराबाद के यहाँ शासनकाल में हैदराबाद राज्य में कई गांवों को उल्लेख किया गया और कई संस्थानों का भी उल्लेख हुआ था। कितने संस्थान जी, के हैदराबाद निजाम 14 संस्थान सर थे तेलंगाना के हैदराबाद राज्य में, 14 संस्थान। संस्थान, कुछ एक दो नाम बताइए। कोल्हापुर, वनपर्ती, कोल्हापुर, वनपट्टी, गद्वाला, गद्वाल, हाँ। इत्यादि, देवरकोंडा जैसे अब और भी अन्य 14 संस्थान हैं। ये 14 संस्थान हैदराबाद राज्य के सामंत के रूप में हुआ करते थे। उस समय कई गांव थे, 6,335 गांव। तो उनमें से 14 संस्थान राजाओं के अतिरिक्त संपर्क में आने वाले गांव 497 थे। शेष जो भी गांव या भूभाग था, ये भूभाग सीधे राजा के संपर्क में आया करता था, राजा के अधीन हुआ करता था। जिस भूमि निजाम के को अधीन, दिया गया वो निजाम के अधीन थे तो। क्या कहा गया, निजाम के अधीन आने वाले भूमि को, भूभाग को क्या कहा गया? सरफे खास कहते थे सर, सरफे खास। खास, यानी कि उनका अपना, अपनी भूमि, उनके प्रशासन में सीधे संपर्क में आते हैं। जो अन्य भूभागी वहाँ स्थानीय जो राजा लोग होते हैं उनका लेकिन सीधे जो संपर्क में आते थे ये भूभाग को जाना। और उस समय जमींदार जमींदार जमींदारों को हटाने के बाद जो नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, पुराने जमींदार को नुकसान हुआ तो उनको हर वर्ष कुछ कर वसूली में कुछ वेतन के रूप में उन्हें दिया जाता था, जिसे रुस्तुम के नाम पे भी जाना जाता था। और उस समय तेलंगाना में 1,000 से अधिक कई प्रकार के एकड़ भूमि यहाँ के जमींदार लोग रखा करते थे। जैसे हैदराबाद, नलगोंडा और महबूब नगर जिले के लगभग 550 ऐसे जमींदार थे जिनके पास 1,000 से अधिक भूमि रहा करती थी। जैसे विष्णु रामचंद्रा रेड्डी और जन्ना रेड्डी प्रताप रेड्डी जैसे भूपतियों के पास कई सैकड़ों हजारों एकड़ों की भूमि रहा करती थी। और धीरे धीरे अंग्रेजों के और यहाँ के जो जमींदारों के विरुद्ध कई किसान आंदोलन चले थे। और उस समय लोग नहीं देती थी। जैसे जैसे कहीं सूखा हुआ था, अकाल होने पर भी फसल की उत्पादन तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन कर का भुगतान करना ही पड़ता था। और इसके विरुद्ध अन्य जैसे रंपा तुपला, रंपा फितूरी, भोपला ने पितूरी, जैसे भोपला, इसमें किसान, विभिन्न किसान। संघ के, इन किसान संघों के द्वारा सभी किसानों को एकत्रित करते हुए आंदोलन को चलाया गया था। तो इस प्रकार से जो हमारे जो मुख्य बिंदु थे पिछली कक्षा से संबंधित, आज का हमारा जो पाठ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, आरंभिक काल और अंतिम काल, आरंभ और अंतिम चरण दो होते हैं। जैसे भले ही आप लोग जानते हैं स्वातंत्र पोराटम, स्वातंत्र उद्यमम, जातीय उद्यमम जो कहते हैं, इसमें 1885 से लेकर 1905 और 1905 से लेकर 1920 और उसी प्रकार 1920 से लेकर 1947 तक की जो आज़ादी की लड़ाई हुई है, इससे संबंधित आप लोग कुछ जानकारी तो रखते ही हैं। फिर भी कुछ ऐसे अंश आपको आ जाएंगे जो हमारे इस टेट में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कंटेंट में है। और उसी प्रकार जो हमारे यहाँ इस आंदोलन को दो चरणों में विभाग किया गया। आज़ादी का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1905 और दूसरा चरण है 1905 से लेकर 1947 तक। ये दो चरणों में राष्ट्रीय आंदोलन को पृथक किया गया था। जैसे आप सब जानते हैं
भारत के इतिहास में जो 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन में रहकर इस प्रकार से हमने आज़ादी पाई है, इस संबंध में कुछ बातों को आप पुनरावृत्ति होगी और कुछ बातें आप जानते हैं। जैसे ही हम लोग पिछली कक्षा के पाठ को पढ़ते समय आज़ादी की पहली लड़ाई जो सैनिक विद्रोह के 1857 को हम याद किया था, तब वह लड़ाई एक ही वर्ष में उसे कुचल दिया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जिस प्रकार से आज़ादी का आंदोलन उभर कर आया, वह अंतिम में हमें आज़ादी दिलाने में सफल हुआ था। जैसे उस समय कुछ कमजोरियां थी जो 1857 की लड़ाई में, उस कमजोरियों के लाभ उठाते हुए अंग्रेज हमारे उस आंदोलन को कुचल दिया गया था। तो कौन सी कमजोरियां थी, क्या ने उसकी पूर्ति करते हुए कई स्वतंत्रता सेनानी ने एक नई योजनाओं को लागू करते हुए, जैसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1850 के पश्चात 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कई भारतीय मेधावी लोग, कई भारतीय विद्वज्जन उस समय सोच विचार करते हैं। जैसे उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें हम महात्मा गांधी के राजनीति गुरु के नाम से जानते हैं, तो ये इन जैसे महान पुरुषों के नीतियों के अनुसार आज़ादी की जो 1885 से लेकर जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, इन्हीं मुख्य नेताओं से शुरू होता है। जैसे वे लोग दादाभाई नौरोजी, ये गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि लोग जगह जगह पर एक आज़ादी से संबंधित कुछ संस्थाओं की स्थापना की। जैसे दादाभाई नौरोजी ने भी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से एक संस्था की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग लिख सकते हैं। 1866 में दादाभाई नौरोजी, जो अर्थशास्त्र के बहुत ही अर्थशास्त्रीय विद्वज्जन हैं, इन्होंने 1866 में लंदन में, भारत में नहीं लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक भारतीयों को एकत्रित करते हुए एक संगठन की स्थापना की थी। और उसी प्रकार 1866-1885 के बीच इस लगभग 20 वर्ष के अवधि में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जस्टिस एमजी रनडे, बदरुद्दीन त्याबजी, केसी तेलंग सुब्रमण्यम जी इत्यादि लोग कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई जैसे शहरों में कई संगठनों की स्थापना की है। राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से किया जाए, तो सभी लोगों को धीरे धीरे एकत्रित करते हुए, जो मेधावी लोग हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे विद्वज्जन हुआ करते थे, उन्हें आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, अंग्रेज हमारे प्रति किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, क्या लाभ है क्या नष्ट है, इत्यादि बातों को ये लोग जगह जगह पर चर्चा करें। जैसे हम लोग तेलंगाना राज्य के लिए जिस प्रकार से लड़े हैं, जगह जगह पर जेएसी बनाकर जैसे लड़े हैं, उसी प्रकार आज़ादी की लड़ाई में 1866 से लेकर 1885 के इस अवधि में कई लोग नेता लोग अंग्रेज शासन के विरुद्ध हम किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया जाए, तो इस प्रकार की योजनाओं के वे लोग बनाते थे। जैसे ये जो अभी मैं आपको 3 शहरों को उल्लेख किया गया, जैसे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, जैसे चेन्नई, तो इनमें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों शहरों को उस समय प्रेसिडेंसी शहर के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, जो चेन्नई के नाम से जानते हैं, इन तीनों शहरों को प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता है। पुनः याद रखें, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इन तीनों शहरों को प्रेसिडेंसी शहर के नाम से जाना जाता था। और उस समय के लोग जैसे जैसे ही वे लोग आरंभ संगठन को बनाते गए, लोगों को एकत्रित करते गए, तो उस समय इन लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग अलग अलग नहीं बल्कि सब मिलकर एक ऐसी
संगठन को या ऐसी योजना को बनाए सब लोग एक ही जगह एक ही मंच पर आ जाए। इस मंच के लिए वे लोग राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक उस समय आंदोलन के लिए एक कांग्रेस के नाम से, जो अब की जो कांग्रेस है ये नहीं, बल्कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक दल को स्थापना की। जैसे उस समय 1885 दिसंबर 28 के दिन ये राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 दिसंबर 28 इस दिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और यह स्थापना मुंबई में हुई। और इस मुंबई के जो प्रथम अधिवेशन में, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, प्रथम अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए थे, जिससे लेकर 2016 के टेट में यह परीक्षा में पूछा गया। तो ये केवल टेट के लिए ही नहीं बल्कि कई प्रतियोगिता परीक्षा में भी इस राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर कई प्रश्न पूछे गए हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया था। कौन सा? प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कितने लोग प्रतिनिधि लोग भाग लिए थे? 72, 72। ये 2016 के टेट में परीक्षा में पूछा गया था। तो एक बार आपको एक छोटा सा स्क्रीन दिखाऊंगा। ये राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभिक काल है, 1885 से 1919, वास्तव में 1920 तक भी लिया जाता है। और उस समय के प्रमुख नेता हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु मानते हैं, दादा भाई नौरोजी, अर्थशास्त्री के संबंध में बहुत विशेष ज्ञान रखते हैं। और 1885 की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये उसका चित्र है, जिस समय केवल 72 लोग, 72 मेंबर्स भाग लिए थे। और इनमें डब्ल्यू बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, आसी दत्त जो रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर जैसे कई लोग इसमें भाग लिए थे। तो इनमें केवल राजनीति से संबंध ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी इसमें भाग लिए, जैसे वकील हो, जैसे लॉयर है, एडवोकेट्स हैं, राजनीतिक लोग हैं, आंदोलनकारी हैं और साधारण जनता के नेता हैं। कई लोग इसमें भाग लिए। जैसे उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो हम एवो ह्यूम के नाम से जानते हैं। इन्होंने भी इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस प्रकार से भारतीय ही नहीं बल्कि उस समय के कई अंग्रेजी अधिकारी जो भारतीय वासियों के समर्थन में थे, वे लोग इसमें भाग लिए थे। और 1886 में ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, केवल एक ही वर्ष में 436 प्रतिनिधि भाग लिए। यानी कि इसका एक ही वर्ष में 1885 से लेकर 1886 के एक वर्ष के अवधि में राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भारत के सभी भागों में, समाचार पत्रों में इत्यादि द्वारा लोगों को सूचना दी गई, आंदोलन को शुरू कर दिए गए। प्रथम अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए, तो दूसरे अधिवेशन में 436 लोग इस समय भाग लिए थे। तो इससे क्या पता चला कि ये विस्तार हो गया, भारत में एक नई राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। और इसमें न केवल ग्रेजुएट्स, लॉयर्स, एजुकेटेड्स ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी भाग लिया। उस समय की प्रथम महिला ग्रेजुएट मानी जाती थी कलकत्ता की कादम्बरी गंगुली, जो आप लोग गंगुली को नाम को याद रख सकते हैं, जैसे भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गंगुली को याद रखें। तो यहाँ कादम्बरी गंगुली नामक एक महिला ने, प्रथम महिला थी ग्रेजुएट की, तो इन्होंने भी राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। तो इस प्रकार से महिला लोग भी इसमें भाग लिए थे। और
1985 से लेकर 1905 वर्ष की जो अवधि के काल को नरम दल कहते हैं। 1885 నుంచి 1905 వరకు 1905 तक की जो इसे जो तेलुगु में हम कहते हैं మితవాదం, जो మితవాదం अतिवाद नायकुలు कहते हैं। मितवाद एक नरम दल लोग, मितम कम। तो इस प्रकार से जो नरम दल के लोग हैं, इनमें से दादा भाई नौरोजी जैसे उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग हैं, तो वे नेता लोग केवल ब्रिटिश अधिकारियों के केवल अर्जी देना, उनसे अनुरोध करना, प्रार्थना करना, एक एप्लीकेशन देना, तो इस प्रकार के नीतियों को अपनाते थे। इससे वे लोग अंग्रेजों को हमारी समस्या पता चले, हम क्या चाहते हैं लिखित रूप में दें, उन्हें रिक्वेस्ट मैनर में पूछा जाए। इस प्रकार की नीति के लोग कौन, नरम दल के लोग अपनाते थे, जो मितवाद नायकुలు जो कहते हैं, ये इस प्रकार की नीति को अपनाते थे। लेकिन तो यह नीति असफल हुई लगभग 20 वर्षों तक। 1885 से लेकर 1905 तक 20 वर्ष तक वे लोग लड़ते गए, रिक्वेस्ट करते गए, पूछे गए, जगह जगह पर छोटे छोटे आंदोलन, सभाएं, समावेशों को बनाए रखें, लोगों को बताए कि हम किस प्रकार से शोषित हो रहे हैं, किस प्रकार से भारत का नष्ट हो रहा है, आगामी पीढ़ी कैसी होगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन किस उद्देश्य से, किस मार्ग को वे लोग अपनाएं? केवल अर्जी करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। लेकिन यह असफल हुई। ब्रिटिश अधिकारी इनके जो अर्जी लेते थे, विनती पत्र जो भी होते हैं, वो लेकर बाजू में रखते। ठीक है, ठीक है, इसको आपको बात को देखेंगे, करेंगे ऐसा, जैसे आज के हमारे जो नेता लोग हैं, तो उस प्रकार से उस समय वो लोग भी ऐसे ही इसी नीति को, अंग्रेज नीति को ऐसे ही अपनाया था कि नरम दल के लोगों की जो उनका जो पूछने का जो ढंग था, लड़ने की जो पद्धति थी, वो ठीक थी, लेकिन उतनी प्रभावपूर्ण नहीं थी जो हमें आज़ादी दिला सके। ठीक, उसके पश्चात जो आता है कांग्रेस की, जो उस समय क्या मांगे थे, क्या पूछना चाहते थे वे लोग। तो वे लोग पूछना चाहते थे कि हमारे राज्य को हम ही शासन करेंगे। और उस समय की जो इंडियन सिविल सर्विस जो हुआ करती थी, उसकी परीक्षा लंदन में हुआ करती थी। लंदन में नहीं, बल्कि वह परीक्षा भारत में ही रखना चाहिए, और विदेशी वस्तुओं की नहीं, बल्कि भारत की वस्तुओं को ही लाभ, भारत की वस्तुओं को ही आदर करना चाहिए। और इस प्रकार के छोटे छोटे अंशों को लेकर वे लोग आगे बढ़ते गए। और उसी समय यह नीति असफल होने के बाद गरम दल के लोग आए, जो अतिवाद नायकुలు कहते हैं। मितवादुలు असफल हुए, कुछ हद तक सफलता है, लेकिन जो हमें आज़ादी दिलाने तक वह योजना नीति नहीं आगे बढ़ सकी। तो उसके पश्चात आते हैं 1905 के बाद जो लोग आते हैं, गरम दल के लोग, जो अतिवाद नायकुలు कहते हैं, जिनमें अतिवाद नायकुలు का अर्थ होता है कि वे लोग तीव्र गति से शीघ्र निर्णय लेते हैं, तुरंत लड़ाई में जुट जाते हैं। इस प्रकार की नीति को अपनाने वाले जो उनके जो भाषण होते हैं, जो लोगों को सोचने में मजबूर करते हैं, इतने उनकी भाषण में शक्ति होती है कि लोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो इस प्रकार के नेता लोग उस समय आए थे, जैसे लाल बाल पाल कहते हैं, लाला लजपत राय, बाला गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे वे लोग थे कि उस समय अपने भाषण द्वारा कम समय में लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जनता को बताया था। और उस समय बाला गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, तो उनका जो एक नारा निकाले थे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये नारे के बारे में पूछा गया है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। यह नारा किसका है? बाला गंगाधर तिलक है। स्वराज्यम ना जन्म हक्कु దీనిని साधिंच तीरुता नामक एक नारा इन्होंने लगाए थे। कौन? बाला गंगाधर
तिलक। नरम दल और गरम दल के कांग्रेस में नरम दल के पश्चात गरम दल के लोग आते हैं, तो कांग्रेस इसकी जो नेता थे, उन नेताओं में थोड़ी सी मतभेद हुआ करती थी। जैसे उस समय लाला लजपत राय, बाला गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल जैसे गरम दल लोग जो नरम दल लोगों की नीति को ठुकरा दिया करते थे, ये कांग्रेस दो में विभक्त हो गई थी। कब? 1907 में। ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो वंदे मातरम गीत को लिखे हैं। ठीक है। 1907 में जैसे वे लोग नरम गरम दो एक जगह हुआ, तो दोनों का तालमेल नहीं हो सका, तो 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन, याद होना चाहिए कौन से वर्ष में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुई है, ये भी याद रहना है। 1906 में, सॉरी 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक सभा कहाँ हुई? सूरत में। इस सभा में कांग्रेस दो में अलग अलग हो गए। कांग्रेस के दो टुकड़े हैं इसमें। जैसे गरम दल के लोग अलग नीति को अपनाए, गरम दल के लोग नरम और गरम अतिवादी में रोंडुगा बोजिंस्क्वायर, कांग्रेस रोंडुगा चीलिपोए, इस प्रकार से वे लोग अपने अपने ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाए। और जो गरम दल के लोग थे, वे लोग अंग्रेजी उनके भवन या कार्यालय इत्यादि पर सीधे आक्रमण करते थे, या जलाना मारना करना, सीधे इस प्रकार की नीति को अपनाया करते थे। जो कई लोग गरम दल के लोग, नेता लोग ब्रिटिश अधिकारियों को मिले थे या उन्हें पकड़ लिया जाता था, तो उन्हें कैद किया जाता था या किसी को फांसी की सजा भी उस समय दी जाती थी, क्योंकि वो अपने शासन के विरुद्ध वे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास इस प्रकार से करते थे। और 1907 के पश्चात धीरे धीरे उस समय 1915 में जो बाला गंगाधर तिलक, 1915 की बात बता रहा हूँ, 1915 में बाला गंगाधर तिलक जब जेल से रिहा हो गए, मुक्ति मिली उनसे, बाहर आने के बाद उन्होंने होम रूल नामक एक आंदोलन को शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल आंदोलन किसका था? बाला गंगाधर तिलक, जो स्वशासन आंदोलन कहते हैं। होम रूल, हमारा होम, अपना, जैसे हम होम एग्जाम्स कहते हैं, हमारे परीक्षा हमारे पाठशाला जैसे रखते हैं, होम रूल हमारा शासन हम ही करेंगे। तो स्वशासन आंदोलन के नाम से होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाया कौन? बाला गंगाधर तिलक। किसकी सहायता से? यह इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायता से? हनीबी सेंट। किसकी? हनीबी सेंट की सहायता से इन्होंने होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उनका नारा उस समय यही था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। ये उनका नारा था। ठीक है, हनीबी सेंट की जो चित्र, ठीक है। और उस समय 1915 में यह होम रूल आंदोलन कब कब हुआ? 1915 में शुरू हुआ, और 1916 में इस आंदोलन के पश्चात 1916 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुई। 1916 के एक कांग्रेस अधिवेशन में, जो इससे पहले 1906 में दो में अलग अलग हुई थी कांग्रेस, ये दो फिर से एक जगह मिल गई। చీలిపోయిన రెండు కాంగ్రెస్ పార్టీలు మళ్ళీ ఒక్కటయ్యాయి. ఎప్పుడు? 1916, 1916. 1907 में कांग्रेस में दो दल अलग हो गए, और 1916 में फिर ये जो अलग हुए दो शाखा के लोग एक जगह मिल गए, मल्ली కలిసిపోయారు. तो दोनों मिलकर फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से ये कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए ये भी याद रखना है। 1907 में सूरत में, तो 1916 में लखनऊ में ये हुआ। और उस समय 1916 1900 की बात आई है, तो 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 टू 1980 तक प्रथम विश्व युद्ध का काल है। उस समय प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई भी हो रही थी, जिसमें ब्रिटेन,
फ्रांस रशिया एक और थे, और जर्मनी इत्यादि जापान एक और थे। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस रशिया ये एक और थे। तो ब्रिटेन की सेना में भारत के लोग भी थे। तो ब्रिटिश अधिकारी उस समय भारतवासियों से अपील की, आप लोग इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दें, विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन उनकी बातों में आकर भारतीय नेता लोग या भारत की कई सेना सैनिक अंग्रेजी ब्रिटिश सेना में भाग लेते हुए प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। लेकिन विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात जो उनकी नीति थी, उस नीति को, जो वादा किया था, जो वचन उन्होंने दिया था, उसे नहीं निभा सके। तो ये इससे क्या हुआ, हमारे आंदोलन में और भी तीव्र गति आ गई। ठीक उसी प्रकार 1905 में 1905 अक्टूबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय 1903 से ही धीरे धीरे अंग्रेज अधिकार बंगाल, जो उस समय बहुत था, जो बंगाल अभी जो वर्तमान बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, ये तीन राज्य उस समय एक ही राज्य के रूप में था। तो इस विशाल भूभाग को अलग करना उनका उद्देश्य था। बंगाल नहीं विभाजन, बंगाल विभाजन चाहिए, इसके दो टुकड़े करना, इसके बंगाल। तो ये जैसे ही 1903 से ये उनकी नीति आगे बढ़ी बढ़ी, और अंतिम में लॉर्ड कर्जन नामक एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने, लॉर्ड कर्जन 1905 अक्टूबर 16, याद रखें 1905 अक्टूबर 16 के दिन बंगाल को अलग किया गया, विभाजन చేయడం జరిగింది। जैसे ही विभाजन किया गया, विभाजन हुआ, बंगाल को दो टुकड़े कर दिए, तो उस समय के पूरे बंगाल वासी उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाए। कौन सा दिवस? शोक दिवस के रूप में मनाया, संताप दिनंगे जरुपुनार। जैसे हम यहाँ किसी की मृत्यु होती है, किसी का देहांत होता है, तो हम लोग शोक मनाते हैं। तो उस प्रकार से लोग जो थे उस समय, लोगों में जिस प्रकार से एकता थी, यूनिटी थी, तो हम दो टुकड़े बन गए, तो कुछ सेंटिमेंट था, तो वो लोग शोक मनाए। जैसे हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विभाजन हुआ, कुछ लोग सेंटिमेंट में आ गए। तो जैसे उसी प्रकार से उस समय उस बंगाल के विभाजन के दिन अक्टूबर 16 1905 दिन लोग शोक दिवस मनाए, और किसी ने भी उस दिन अपने घरों में पकवान भी नहीं किया, कोई खाना भी नहीं खाया, कोई पानी भी नहीं, केवल यही हुआ कि हम अलग हो गए, तो हम अलग किया गया, विशाल भूभाग को, राज्य को दो टुकड़े में बांटा। उस समय के बंगाल वासियों को यह पसंद नहीं था। जो पसंद नहीं है उन मजबूरी से उसे उस चीज को छीन लिया जाए, हटा दिया जाए, तो हमको भी, हम भी जैसा नाराज होते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी उस समय नाराज हुआ था। तो उस समय कलकत्ता में हड़ताल लगा दी गई थी, भूख हड़ताल इत्यादि आंदोलन भड़क उठे थे। और उसी समय बंगाल विभाजन के समय ही बंकिम चंद्र चटर्जी, इससे पहले जो चित्र मैं आपको बताया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, इस गीत को उन्होंने लिखा, और लोग वंदे मातरम गीत को गाते हुए पूरे गलियों में, सड़कों में आ गए कि वंदे मातरम कहते हुए भारतीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उसी दिन लोग कलकत्ता के पास जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी में डुबकी लगाई, स्नान किया, वंदे मातरम गीत गाते हुए कलकत्ता शहरों में आंदोलन किया। और उस एक ही दिन 75,000 की संख्या में दो आम सभाओं का, बहिरंगा सभा, जो आम सभाएं चली थी, तो इस आम सभाओं में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग भाषण दिए कि लोग ब्रिटिश अधिकारी क्या कर रहे थे, किस नीति को अपना रहे थे, हम कैसे अलग हो गए, हमें क्यों अलग किया जा रहा है। तो उस समय कलकत्ता के हिंदू और मुस्लिम दोनों ने आपस में अपनी कलाइयों पर राखी बांधी थी। तो अपनी कलाई, जो राखी जहाँ बांधते हैं, जो हमारे हाथ को, ये रिस्ट जो कहते हैं, हमारे जो एक दूसरे लोग, हिंदू और मुस्लिम लोग अपनी एकता के प्रतीक में राखी, अपनी कलाइयों पर राखी बांधी। तो इस प्रकार की एकता उस समय थी, जिसे अंग्रेज लोग
अलग करना चाहा। कब हुआ ये अलग? 1905 अक्टूबर 16, ये याद रखें। और उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश, जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था, उस संयुक्त आंध्र प्रदेश में एक समाचार पत्रिका निकलती थी जो है कृष्णा पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा जो समाचार पत्र, कृष्णा पत्रिका जो समाचार पत्र मछलीपट्टनम से निकला करता, तो उसके जो संपादक हैं मुटनूरी कृष्णा राव, जो आपको यह चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये मुटनूरी कृष्णा राव थे। ये कृष्णा जो समाचार पत्र था, ये 1902 में मछलीपट्टनम में से शुरू हुई। कब से शुरू हुई कृष्णा पत्रिका? 1902 से। कहाँ से निकलती है यह? मछलीपट्टनम से। और 1902 में ये वास्तव में उप संपादक में रूप में थे, और 1907 से 1945 तक, जब तक ये जीवित थे, उस समय तक इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया। इस समाचार पत्र में इन्होंने उस समय के आज़ादी की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जा रही थी, जगह जगह किस प्रकार के आंदोलन हुआ करते थे, उस संबंधी समाचार इनके अपने कृष्णा पत्रिका में छापते थे। तो ये उस समय के समाचार, तेलुगु की अखबार जो कृष्णा पत्रिका थी, यह भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उस समय के कई आंदोलनों को उन्होंने अपने समाचार पत्र में दिया करते थे और लोगों को जागरूक कहा करते थे। और जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैंने कहा था, उस युद्ध के समय 1917 के आसपास रशिया में, रूस जो कहते हैं, रूस जो रशिया में क्रांति आ गई थी। वहाँ रशिया में और एक जो सम्राट थे, उन्हें हटा दिया गया था। वहाँ समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। तो उससे प्रेरित होकर भारतवासी क्या करें, यहाँ भी हम लोग सब लोग मिलकर, जब उस समय बंधुआ मजदूर लोग हों या किसान हो, कई प्रकार के लोग हैं, जो साधारण जनता ही उस सम्राट के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी और उससे हटा दिया गया, और साधारण जो उस सरकार चाहते थे, उस सरकार को लोग बनाए। तो उस क्रांति में, रूस की क्रांति में वे लोग सफल हुए, तो हम क्यों सफल नहीं हो सकते? तो रूस की क्रांति से भारत के लोग प्रेरणा लिए और प्रेरित हुए, तो उससे और भी आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ी गई। तो यहाँ तक 1919 1920 तक की जो थी, ये आज़ादी के प्रथम चरण की बात थी। आरंभिक काल था 1905 से लेकर 1920 तक। और इसी समय 1915 से लेकर 1919 से लेकर जो आज़ादी की लड़ाई 1947 तक हुई है, ये अंतिम चरण के रूप में हमारे यहाँ पाठ में दिया गया। तो अंतिम चरण में हम अंतिम चरण की बात करते हैं। तो 1915 1918 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति हुई, 1917 में रूस की क्रांति समाप्ति हुई, उससे प्रेरित हुए उसी समय लंदन में बैरिस्टर के लिए पढ़ाई के लिए गए जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। वहाँ लंदन से 1915 में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका से वे लोग महात्मा गांधी 1915 में भारत को लौट आए थे। और भारत में लौट आने के बाद वहां भी वो लोग जातिगत उनसे जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, तो वहां भी थोड़ा सा आंदोलन चलाए। और भारत आने के पश्चात यहाँ पर भी उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। आने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले 1917 में चंपारण में एक किसानों का आंदोलन चल रहा था। किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने उस आंदोलन में भाग लिया और उन्हें जो वो किसान चाहते थे वो उन्हें दिला दिया। जैसे उस समय 1917 में जो चंपारण में हुआ था, और 1918 में, याद रखें, महात्मा गांधी की प्रथम आंदोलन थी चंपारण 1917 में। और 1918 में उनकी थी जो आंदोलन थी, खेड़ा आंदोलन। और उसी प्रकार 1918 में दो हैं, 17 में चंपारण है, 18 में खेड़ा। और उसी 18 में अहमदाबाद के जो सूती कपड़ा मिल में, जो कपड़ा मिल थी, उस मिल में जो कर्मचारी लोग काम करते थे, तो वे लोग
आंदोलन कर रहे थे, उनके समर्थन में, उनके पक्ष में महात्मा गांधी ने भी आंदोलन में भाग लिए और जो वो लोग चाहते थे, जो उनकी जो मांगी थी, उस मांग को उन्होंने दिलाया था। तो इससे लोगों में क्या विश्वास आ गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण जो किसानों के आंदोलन है वहां भी न्याय हुआ, खेड़ा आंदोलन में न्याय मिली और अहमदाबाद कपड़ा मिल में भी महात्मा गांधी की भागीदारी से ही, उनके नेतृत्व में ही उन कर्मचारियों को न्याय मिला। तो इससे लोग समझ गए कि महात्मा गांधी यदि हमारे नेता के रूप में आगे आए तो उनके नेतृत्व में हम आज़ादी की लड़ाई लड़ें तो हम सफल होंगे। तो इस प्रकार से लोगों में, जनता में महात्मा गांधी का नाम आ गया और महात्मा गांधी का नाम आते आते ही जैसे ही उन्होंने 1919 में 1919 में एक रौलट कानून लाया गया अंग्रेजों में, 1919 रौलट चट्टम, रौलत कानून को लाया गया। इसे काला कानून कहते हैं, नल्ला चट्टम कहते हैं। काला कानून, रौलत एक्ट को काला कानून कहा गया। क्यों कहा गया कि आप लोग जानते हैं, आप सब लोग जलियांवाला बाग जो पाठ था उपवाचक में, पिछले जो सिलेबस में था, जानते हैं जो काला कानून कहा गया था और किसी भी भारतवासियों को बिना किसी कारण के उसे अरेस्ट कर सकने का अधिकार इस कानून के द्वारा दिया गया। तो इस कानून को विरुद्ध में लड़ाई लड़े 1919 में, और 1919 में इस काला कानून के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और 1919 इस कानून को विरुद्ध लड़ने वाले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई आंदोलन आगे बढ़े और अंतिम में 1919 अप्रैल 6 के दिन कलकत्ता और हड़ताल में एक प्रार्थना और गौरव, हमारे सम्मानों का भंग हुआ था, हमारे सम्मानों का भंग हुआ था, यह मानते हुए लोग इस आंदोलन में भाग लिए। और जैसे ही वे लोग आंदोलन में भाग लिए, धीरे धीरे 1919 में, आप जानते हैं अप्रैल 11 के दिन जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो इसी कानून के विरुद्ध जो जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की थी, आप सब जानते हैं, इस घटना के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो जैसा ही वह हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के विरुद्ध लोग और भी भड़क उठे, कई जगह जगह हिंसा भड़क उठी, अंग्रेजियों के पुलिस थानों को जलाया गया, उन्हें पकड़ गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया और ऐसे ही हिंसा उसका कंट्रोल में नहीं आ सकी। जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो महात्मा गांधी के जो शांति और अहिंसा उनके सिद्धांत थे, उसके विरुद्ध में यह आंदोलन चला गया। कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में लोग भड़क उठे और हिंसा भड़क उठी। जैसे ही ये उस समय हिंसा भड़क उठी थी और उस समय 1919 के आसपास में ही एक पुलिस थाने को भारतवासी लोग जला दिए थे। और जैसे ही ये पुलिस थाने को जला दिया गया था, तो असहयोग आंदोलन के पश्चात यह हुआ था। ये 1919 यह हिंसा भड़क उठी तो कुछ हद तक ये आंदोलन को रोक दिया गया था। उसके पश्चात यहाँ उस समय अंग्रेज लोग बंगाल विभाजन के समय ही भारतीय वासियों में एक फूट की बीज डाली, जो उस समय जो एकता थी हिंदू और मुस्लिम में, उस एकता को वे लोग तोड़ना चाह, यदि इसे तोड़े तो वे लोग आपस में लड़ते रहेंगे, हम इन पर शासन करते हैं। इस नीति को अपनाते हुए वे लोग आगे बढ़े और इसी अवधि में 1905-1920 की अवधि में ही दो नए संस्थाएं आए हैं, राजनीतिक दल आए हैं। जैसे 1906 में ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है, 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और उसी प्रकार 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना भी हुई थी। तो इस प्रकार से
अलग शाखाएं बनी। 1905 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1915 में हिंदू महासभा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी संस्था, कौन सी सभा किस वर्ष स्थापित हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग, 1915 में हिंदू महासभा जैसे संस्थाएं भी आगे आई, और वे लोग अपने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजियों से लड़ते रहे। और उसी समय खिलाफत आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन चला। 1920 की बात आ रही है। 1919 में काला कानून आएगा, उस काला कानून के विरुद्ध जलियांवाला बाग की घटना हुई, और घटना के परिणाम में हिंसा भड़क उठी, और 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी यहाँ आ गया था। ये असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत क्या था? जैसे ही टर्की, जो तुर्की में, वहाँ ओटोमान राजाओं का शासन था, जिन्हें उनके जो टर्की सुल्तानों को खलीफा कहा जाता था। तो उस समय 1920 में प्रथम विश्व युद्ध में टर्की से जैसे ही भारतवासियों से सैनिकों की सहायता ली थी, उसी प्रकार टर्की सुल्तान से भी, वहां के से राज्य से भी अंग्रेज लोग सहायता ली है। और सहायता लेने के पश्चात टर्की के कुछ, उनको भी आज़ादी, कुछ भूभाग, जो भी उनके आपस में जो समझौता था, वो समझौतों को पूरे करने की आश्वासन दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये युद्ध समाप्ति हुई, जैसे हम लोगों को चकमा दिया गया, भारत को आज़ादी देने की बात थी, वो वचन नहीं निभा सके। उसी प्रकार ओटोमान को भी जो वचन दिया था, उस समझौते भी वो लोग ठुकराए थे। तो उसके विरुद्ध में, तो यहाँ भारत के मुसलमान लोग तुर्कियों के पक्ष में, अंग्रेजों के विरुद्ध में तुर्कियों के पक्ष में खिलाफत नामक आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसके नेतृत्व करने वाले अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और इत्यादि लोग इस समय इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। और इसी आंदोलन को उस समय महात्मा गांधी जी ने भी इस आंदोलन को के पक्ष में इनकी समर्थता दी गई है, और इस आंदोलन को उन्होंने भी भाग लिया। कौन? महात्मा गांधी भी खिलाफत आंदोलन में भाग लिए, जो उस समय मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था। ठीक उसी समय भारत में भी इसी अवधि में 1921-22 के समय असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी शुरू की। खिलाफत आंदोलन के साथ ही ठीक उसी समय 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। यह असहयोग आंदोलन, जो सहाय निराकरण उद्यमम जो तेलुगु में कहते हैं, असहयोग आंदोलन को 1921-22 में, और इस आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लेने वाले विद्यार्थी ही मेन थे। विद्यार्थी, शिक्षक, शैक्षिक संस्थाएं, शिक्षा संस्थान के छात्र ही अधिक इसमें भाग लिए। और साथ ही साथ उस समय मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री गोपालाचारी, महात्मा गांधी इत्यादि लोग भी इस आंदोलन को नेतृत्व में, आंदोलन को पूरे भारत में इस आंदोलन को आगे चलाया। और इस आंदोलन में मुख्य रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। उस समय इसी प्रकार के महात्मा गांधी ने चरखा चलाते थे, जैसे आपको शायद चित्र होगा। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटकर आए थे, उस समय की यह चित्र है। और ये आंदोलन देखिए, असहयोग आंदोलन में मुख्य रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन किया गया। उस समय महात्मा गांधी स्वयं सूत काटने लगे, चरखी चलाना सीखे। जो आज हम खादी के कपड़े जो कहते हैं, खादी बटलू, ये चरखा पे सूत काटने लगे हैं और खादी कपड़ा ही पहनने की बात की थी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी स्वयं ही स्वदेशी वस्तुओं
की तैयारी में भाग लिए थे और इनकी प्रेरणा से सब लोग भी इस आंदोलन में भाग लिए और इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को भी नुकसान हुआ, उनकी वस्तु यहाँ कोई भी खरीदने वाला नहीं था। तो ये इस प्रकार से उनके उनके नियमों को, उनके कानूनों को, उनके वस्तुओं को, उनके शासन को, कई प्रकार की उनकी नीतियों को सहयोग नहीं देना, असहयोग करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें महत्वपूर्ण बात है कि खादी कपड़े को अपनाया गया, सूती कपड़े को ही पहना गया। और इसी समय आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एक प्रांत फेमस है। जैसे आंध्र प्रदेश में गुंटूरू जिला का इसका केंद्र बिंदु था आज़ादी की लड़ाई में। तो इसमें केवल छात्र व्यापारी लोग ही नहीं बल्कि किसान लोग भी इसमें भाग लिए थे। उस समय चीराला पेराला आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के गुंटूरू जिला का एक चीराला पेराला आंदोलन हुआ था। ये चीराला पेराला क्यों हुआ था? ये चीराला पेराला और चीराला को क्या है, म्युनिसिपालिटी में बदलाया गया था। म्युनिसिपालिटी में कन्वर्ट करते हुए कर को बढ़ाया गया। जो गृह के कर होते हैं, घर का जो टैक्स होता है, उस टैक्स को बढ़ाया गया। लोग टैक्स भरने के लिए तैयार नहीं थे। उनका असहयोग आंदोलन में ही इस नीति को ठुकरा दिया गया और टैक्स नहीं बनना था, तो सहयोग नहीं देना था, असहयोग करना था, तो टैक्स बनना छोड़ दिए। और यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था आंध्र प्रदेश के उस समय। तो ये चिराला पेराला के आंदोलन के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं दुग्गिराला गोपाल कृष्णಯ್య। याद रखें, दुग्गिराला गोपाल कृष्णಯ್య, इन्होंने उस समय 15,000 लोगों से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और कुछ लोगों को चिराला पेराला गांव छोड़ने की बात कही और गांव छोड़कर कुछ दूर आकर नए घर बना दिए गए। जैसे उस समय रामनगर नामक नए आवास प्रांत को बनाया गया। तो इस प्रकार से कारण क्या था? यह हमारे यहाँ गांधी का स्वराज्य आने वाला है, कोई भी कर नहीं बनना है। గాంధీ స్వరాజ్యం రాబోతుంది, ఎవరు కూడా ప్రభుత్వానికి పన్నులు కట్టవద్దు। इस प्रकार के नारे लगाते हुए महात्मा गांधी के इस असहयोग आंदोलन को आंध्र प्रदेश में भी आगे बढ़ाए थे। और उसी के साथ साथ एक और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में पल्नाटी और कड़पा जिले के रायचोटी में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन में पलनाडु जैसे गांवों में उस समय लोग अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करते थे। लेकिन जंगल में उस समय अंग्रेजी अधिकारियों को एक कर देना पड़ता था, जिसे कर को हम उस समय कहा जाता था पुल्लरी। जो पशु चालक होते हैं, पशुओं को चरवा करने के लिए पशु चालक होते हैं, तो इन्होंने जंगली प्रांतों में जंगल में अपने जानवरों को ले जाना है, चराना है, तो चरवाने के लिए भी वहां पुल्लरी नामक टैक्स को देना पड़ता है। जो लोग पुल्लरी टैक्स दिए हैं वे लोग ही जंगल में अपने जानवरों को चरा सकते हैं। लेकिन इस टैक्स को नहीं बनते हुए, पुल्लरी को नहीं टैक्स का भुगतान न करते हुए सीधे जंगलों में अपने जानवरों को ले गए और आंदोलन इतना भड़क उठा कि उसे वहां के स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी भी इस आंदोलन को कंट्रोल में नहीं ला सके। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन में जगह जगह पर तीव्र गति से आगे बढ़ा। लेकिन 1922 में यह आंदोलन जैसे ही आगे बढ़ा और 1922 में एक पुलिस थाने को जलाया गया, चौरी चौरा चौरी चौरा में एक पुलिस थाने को जलाया गया और इसमें 22 पुलिस मारे गए। तो हिंसा भड़क उठी थी। जैसे ही हिंसा भड़क उठी, महात्मा गांधी अपने सिद्धांत के विरुद्ध ये आंदोलन चल रहा है ऐसा मानते हुए तुरंत इस असहयोग आंदोलन को रोक दिया। याद रखें, असहयोग आंदोलन को किस घटना के पश्चात रोक दिया गया? चौरी चौरा घटना के बाद इस आंदोलन को रोक दिया गया। कब? 1922 में। वास्तव में 1921 में शुरू हुआ, लेकिन 1922 में। और उसी प्रकार 1930 में
नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। शासनोल्लंघना उद्यमम जो कहते हैं तेलुगु में, शासनोल्लंघना उद्यमम जो कहते हैं, जिसे हिंदी में नागरिक अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो इसी समय एक और आंदोलन चला, नमक सत्याग्रह, उप्पु सत्याग्रह 1930 और 1932 की बात कर रहा हूँ। 1930 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन और उसी समय नमक सत्याग्रह भी हुआ था। देखिए आपको यह चित्र में जो लोग नमक बनाते हैं, समंदर के पास नमक बनाते हैं, नमक बनाने पर जहां बनाया जाता है तो वहां पर भी टैक्स लगाया गया। तो समंदर के पानी से जो नमक बनाया जाता है उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए तो लोग अब क्या करें। तो इसी नमक टैक्स को टैक्स भुगतान ना करते हुए इस कानून को శాసనాన్ని ఉల్లంఘించాలి, శాసనోల్లంఘన, బ్రిటిష్ శాసనాన్ని చట్టాన్ని ఉల్లంఘించాలి। వాళ్ళ చట్టం ఏమిది, ఉప్పు तैयारी की కూడా పన్ను చెల్లించాలి। ये उनका कानून था। इस कानून को तोड़ना था, उल्लंघन करना, तोड़ना था। इसीलिए नागरिक अवज्ञा आंदोलन इस कानून को तोड़े, किस नमक सत्याग्रह करते हुए इस जो कानून था उस कानून को तोड़े। कौन? महात्मा गांधी। तो उससे पहले ही 1929 में, देखिए यह महात्मा गांधी है जो वहां दंडी के एक प्रांत है, समंदर के किनारे का प्रांत, वहां जाते हैं और वहां के नमक बनाने वाले जो लोग होते हैं, एक मुट्ठी भर नमक लेकर इस कानून को तोड़ दिया जाता है। और उसी प्रकार ये उस समय के दंडी यात्रा जो कहते हैं, नमक सत्याग्रह या दंडी यात्रा कहते हैं, उस यात्रा इस प्रकार से भारतवासी झंडे लेकर आगे यात्रा कर रहे थे। ठीक है, ये चित्र है नमक सत्याग्रह और नागरिक अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। और उसी समय 1929, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, लाहौर में है। 1929 याद रखें, 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सभा कहाँ हुई? लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी गया है। लाहौर में 1929 लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज की मांग की गई। कौन सी मांग की गई? संपूर्ण स्वराज, वहां को संपूर्ण स्वातंत्रम कावाल, ये आदि आदि शासन नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग, संपूर्ण स्वराज की मांग की गई। और उस समय कहा गया, अंग्रेजों को क्या एक अल्टीमेटम दिया गया। 29 दिसंबर में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुएगी, तो उस अधिवेशन में अंग्रेजों को एक अल्टीमेटम दिया गया, यदि आप लोग आजादी नहीं देंगे, संपूर्ण हमारा स्वराज, हमारा राज्य हम ही शासन करेंगे, हम आजादी नहीं देंगे, तो हम लोग आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे। और यह भी कहा गया, प्रतिवर्ष जनवरी 26 के दिन क्या संपूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की गई थी। कौन से? संपूर्ण नागरिक प्रतिवर्ष स्वराज दिवस, यानी कि आजादी का दिवस मना, स्वराज दिवस, आजादी का दिवस मनाने की बात की गई थी। डिसेंबर 26 వరకు మా రాజ్యాన్ని మాకు అప్పగించకపోతే स्वराज्य आजादी का दिवस हम मनाएंगे और हमारी जो आजादी की लड़ाई है उस आंदोलन को और भी तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। यह अल्टीमेटम दिया गया था कब? 1929 लाहौर के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। तो ये क्या लोग अल्टीमेटम देने से अंग्रेज अधिकारी मानेंगे? थोड़ा ही नहीं। तो वो लोग इस अल्टीमेटम को नहीं माने, उसे ले लिए छोड़ दिए, अपना शासन आगे बढ़ाते गए। और भारत के उस समय के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, नेहरू, इस जैसे कई लोग उस समय 26 जनवरी को स्वराज दिवस, आजादी के दिवस को मनाने लगे। जो आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, वो इसी बात को लिंकअप है। वास्तव में हमारा संविधान नवंबर 26 को ही अपने आप को अनुमोदित किया गया था, लेकिन 26 जनवरी का जो प्रतिवर्ष 1930 నుంచి ప్రతి वर्ष 26 जनवरी को स्वराज दिवस मनाते आ रहे हैं।
तो 2 महीने में स्वराज दिवस आएगा, तब से हम भारत में अपना संविधान है उसे लागू करने की बात कही गई थी। तो तब से ही 26 जनवरी को याद रखते हुए उस दिवस के दिन ही संविधान को लागू किया गया, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तब तक कौन सा दिवस के रूप में मनाया उस 26 जनवरी को? स्वराज दिवस, आजादी के दिवस के रूप में मनाया गया। यह निर्णय 1929 लाहौर के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था। ठीक है, यह नागरिक अवज्ञा आंदोलन में 1930 मार्च 12 के दिन महात्मा गांधी अहमदाबाद के एक साबरमती उनके यहाँ आश्रम में रहा करते थे, और इस आश्रम में 1912 में निर्णय लिया कि हम लोग नागरिक अवज्ञा और दंडी नमक यात्रा को करना है। तो जैसे ही निर्णय लिए 1930 मार्च 13 के दिन से ही साबरमती से लेकर दंडी नामक एक प्रांत हुआ करता था, जो दंडी प्रांत तक पैदल यात्रा करते गए। जो यात्रा 375 किलोमीटर की थी, 375 किलोमीटर, जो समुद्र के किनारे यहाँ तटीय प्रांत में था। तो वहां तक पैदल जाना अपने 78 अनुयायियों को लेकर जाना, 78 మంది अनुचरुలతో साबरमती से लेकर दंडी तक 375 किलोमीटर पैदल यात्रा किए। इसे दंडी यात्रा कहते हैं, नमक यात्रा कहते हैं, इसी को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता था। और यह यात्रा 1930 अप्रैल 6 के दिन कहां पहुंचे? दंडी पहुंचे। मार्च 13 से शुरू हुई और अप्रैल 6 को दंडी पहुंची। दंडी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी वहां नमक तैयार करने वाले लोगों से मिले और मुट्ठी भर नमक लेकर उस कानून को तोड़ दिए, जिसे शासन का उल्लंघन किया, नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो ये इंपॉर्टेंट है। नमक यात्रा कब शुरू हुई? 1930 में शुरू हुई और अप्रैल 6 को ये दंडी पहुंची, और ये इसे दंडी यात्रा भी कहा जाता है। तो इसे नमक सत्याग्रह और नागरिक अवज्ञा आंदोलन में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिला ने भी भाग लिए। जैसे दिल्ली में ही 1600 महिलाओं ने को कैद किया गया था। केवल एक ही दिल्ली में 1600 महिलाओं को, जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, 1600 महिलाओं को जेल में डाल दिया था। तो इससे क्या हुआ? केवल पुरुष ही नहीं की बल्कि महिलाओं भी उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया करते थे, और कई हजारों की संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को जेल में डाल दिया करते थे, और कई हजारों लोगों को मार दिए, और कई लोग घायल हुए। कई समाचार पत्रों को उनके विरुद्ध में बयान भी किया गया था। तो इस समय के नीति को वो लोग अपनाए थे। फिर भी हम लोग इसे जेल में डालने से, किसी को मारने से, किसी को घायल करने से या आंदोलन को पीछे नहीं लिए, और एक आंदोलन एक सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही थी। और जो महात्मा गांधी जो सिद्धांत थे, अहिंसा और शांति, इस सिद्धांत के द्वारा बुनियादी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही थी। जही से ही इस हिंसा इस आंदोलन आगे बढ़ रहा था। ये नागरिक अवज्ञा आंदोलन जैसे ही सफल हुआ और अंग्रेजी अधिकार लोग समझ गए कि वे लोग आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, तो इनके लिए कुछ शांत करने की बात करना है। जैसे उस समय रानी विक्टोरिया ने की थी 1858 में, एक घोषणा पत्र को जारी किया 1857 की क्रांति के बाद। तो वैसे ही यहाँ 1935 में भारतवासियों के लिए एक कानून बना। भारतवासियों के लिए 1935 में एक ऐतिहासिक कानून बनाया गया, भारत प्रभुत्व चट्ट 35 अंग्रेज लोग बनाए। इसमें क्या है? भारतवासियों को भारत के लोग ही शासन करेंगे, कुछ राज्य उन्हें दिया जाएगा, इलेक्शन रखेंगे, इलेक्शन में जो जीता वही सीएम है, जो सीएम है वो लोग ही शासन करेंगे। ब्रिटिश अधिकारी वहां किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। इस प्रकार की बात उन्होंने बनाई, कही गई। और इस कानून में बहुत से कानून थे। इस कानून को भारतवासियों
के अनुकूल में थे, भारतवासियों के पक्ष में थे। ये बहुत बड़ा कानून है, इसी को लघु संविधान के रूप में भी माना जाता है। और भारतीय संविधान में जो आज जो कानून है, तो कई कानून इस 1935 के जो कानून से ही लिया गया है, और उसे आज हम लागू भी कर रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा कानून को बनाया गया 1935 भारत कानून, भारत चट्टम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस कानून के अनुसार 1937 में उस समय 11 राज्य थे, ब्रिटिश राज्य। 11 राज्यों को चुनाव लगा दिया गया, और इस चुनाव में 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई। तो इस प्रकार से भारतवासियों में चुनाव क्षेत्र में आगे 7 రాష్ట్రాలకు कांग्रेस గెలిచింది। तो यहाँ जैसे मद्रास थे, उस समय राजाजी जो सी राजा गोपालाचारी उस समय मुख्यमंत्री थे। मद्रास स्टेट जो आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, उस समय मद्रास स्टेट कहा जाता था। तो इस मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री थे राजगोपालाचारी। तो इस प्रकार से 1937 में 11 राज्यों में 7 राज्य कांग्रेस जीती, और 1939 में 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। 1939 से लेकर 1945 तक जो विश्व युद्ध 2 शुरू होता है, इसके जो मूल कारण है, युद्ध होने के जो कारण है, हिटलर ने ही इस युद्ध को शुरू किया था। और इस युद्ध में भी ब्रिटेन ने भारतवासियों को, आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में हमें सहयोग दें, युद्ध समाप्ति के बाद हम आपको आज़ादी लौटाएंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा। तो जैसे ही 1939 में 1939 से लेकर 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस युद्ध में भी भारत व लोग सैनिक अंग्रेजी सेना की सहायता की। और विश्व युद्ध समाप्ति के बाद, जैसे ही आप जानते हैं, जो जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो अणुबम विस्फोट का प्रयोग किया गया अमेरिका द्वारा, तो उससे ही ये विश्व युद्ध समाप्ति हुई थी 1945 में। लेकिन 45 में विश्व समाप्त होने के पश्चात भी अंग्रेज लोग हमें आज़ादी देने के लिए सम्मुख या देने के लिए तैयार नहीं, आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 1942 में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन को आरंभ किया। समझ गए होंगे कौन सा है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में ये लास्ट आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन है। जो कौन सा आंदोलन कहा जाता है इसे? क्विट इंडिया आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्विट क्योंकि छोड़ना, क्विट इंडिया भारत को छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन 1940। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का एक नारा था, क्या है? डू आर डाई, చేయండి లేదా చావండి, करो या मरो। यह नारा था, करो या मरो। इसका महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा था। और इस नारा इतना अच्छा काम किया कि करो या मरो कहते ही क्या है, लोग इसमें मजबूर हो गए, विवश हो गए, ये अंतिम है, చేయండి లేదా చావండి, చావురు అక్కడ వెళ్ళి ఒప్పుకో। तो ये लास्ट नेक ऑफ द मूवमेंट है, और इससे बढ़कर कोई आंदोलन नहीं होगा। तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में आगे आया, सब लोग इस आंदोलन में भाग लिए। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 अगस्त 8 के दिन मुंबई में कांग्रेस की एक समावेश हुई, और इस समावेश में निर्णय लिया गया कि हम क्विट इंडिया आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और 9 अगस्त 8/8 है, 8 और महीने का संख्या का भी 8 है, अगस्त। 8/8 1940 को निर्णय लिया गया, और 9 अगस्त 1942 से ये भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन
शुरू किया गया। निर्णय लिया गया 8 अगस्त को, 9 अगस्त को यह क्विट इंडिया आंदोलन को शुरू किया। तो जैसे ही आंदोलन की बात पता चले, अंग्रेज लोग कई भारत के सेनानी लोगों को कैद किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, क्योंकि यह आंदोलन कमजोर हो जाए। लेकिन इस आंदोलन में कई जगह जगह हिंसा भी भड़क उठी। रेलवे लाइन को तोड़ दिया गया, टेलीग्राम टेलीफोन जो लाइन्स है उन्हें भी तोड़ दिया गया, हिंसा भड़क उठी। और धीरे धीरे कई औद्योगिक प्रांत थे, जो इंडस्ट्रीज थे, उस इंडस्ट्री को भी जला दिया गया। तो इसे फिर भी यह आंदोलन सफल हुआ ऐसा मान सकते हैं। और 1942 का यह भारत छोड़ो आंदोलन या अंतिम आंदोलन था। और उसके पश्चात भी कुछ ऐतिहासिक अंश भारत के यहाँ सामने आए। ठीक है, उनमें से कुछ मुख्य बातें हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने INA, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में एक INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। और इस आर्मी के द्वारा इन्होंने किसकी सहायता से शुरू की? रास बिहारी, सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी की सहायता से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की है। और उन्होंने अंडमान निकोबार, बर्मा जैसे प्रांत में अपने भारत आज़ादी को लेकर वहां भी आंदोलन को चलाया। और उन्होंने 1944 18 मार्च के दिन चलो दिल्ली नामक एक नारा दिया। चलो दिल्ली नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस। याद रखें, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूंगा, ये तिलक का नारा है। करो या मरो, गांधी जी का नारा है। चलो दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और इन्होंने बर्मा में जो बर्मा जो हमारा निकटवर्ती पड़ोसी देश है, इस बर्मा में ही वहां पर इन्होंने आंदोलन को चलाया। चलो दिल्ली का नारा लिया गया। कब? 1944 मार्च 18 के दिन। और उसके पश्चात 1944 मार्च में इन्होंने जापान के यहाँ कोहिमा में भारतीय झंडा को लहराया था। और उस समय इन पर वहाँ प्रतिबंध लगा दी गई थी। और जापान में इनकी जो INA को बैन किया गया था। और 1945 अगस्त 23 के दिन जापान के जो टोक्यो शहर से इनकी एक विमान यात्रा में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी, सुभाष चंद्र बोस की 1945 अगस्त 23 के दिन जो इन्होंने जापान से टोक्यो के विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन आज भी ये ऐसे ही है, इसके पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फिर भी यह माना जाता है कि ये विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से ये भी भारत के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं। और इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सिंगापुर में। याद रखें, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी की भी स्थापना की। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? जो आज़ाद हिंद फौज, ये इससे पहले के टेट में भी पूछा गया। आज़ाद हिंद फौज के स्थापना करने वाले कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से इन्होंने INA और आज़ाद हिंद फौज के नामक एक आर्मी की भी इन्होंने आरंभ की थी। और क्विट इंडिया के जैसे आंदोलन आगे बढ़ता चला, धीरे धीरे भारत आज़ादी लेने की ओर आगे बढ़ रहा था। जैसे 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुई, 1946 में फिर से इलेक्शंस हुए यहाँ, 1937 में एक बार इलेक्शंस हुए, 1935 कानून के पश्चात 1937 में एक बार इलेक्शन हुआ। और 1946 में भी एक बार इलेक्शन हुआ। और 1946 के इस इलेक्शन में कांग्रेस को कई राज्यों में उन्हें मेजॉरिटी मिली, कई राज्यों में शासन करने का अवसर मिला।
और 1946 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव को रखा था, हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। तो ये जैसा ही ये प्रस्ताव रखा था, कांग्रेस का इसका विरुद्ध करते किया, और ये मांग जैसे ही बढ़ते गई, मुस्लिम लीग की मांग जैसे ही बढ़ते चली गई, और इस मांग को बारे में जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी को लागू किया, जिसे क्रिप्स कमीशन है। अंग्रेज लोग 1946 में क्रिप्स नामक एक कमीशन को लागू यहाँ बनाए रखे हैं। इस क्रिप्स कमीशन अध्ययन करना है कि मुस्लिम लीग की मांग क्या है, क्या ये दे सकते हैं या नहीं। इस प्रकार से क्रिप्स कमीशन में 3 सदस्य हैं, याद रखें इनका नाम है स्टाफर्ड क्रिप्स, ये इन कमीशन के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के नाम से क्रिप्स कमीशन रखा गया। एक नाम है स्टाफर्ड क्रिप्स, पेटिक लॉरेंस, एक और व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर। क्रिप्स आप याद रहता है, अलेक्जेंडर भी आपको सुना हुआ नाम है, यह भी नाम याद रहता है। और पेटिक लॉरेंस, आप पेटिक या पुतिन जो भी कहें, पेटिक लॉरेंस के नाम से ये नाम आपको याद रखना है। क्रिप्स कमीशन में 3 सदस्य हैं। ये लोग क्या करें कि भारत के लिए मुस्लिम लीग की जो मांग थे उसके अध्ययन करने के लिए भारत को आए थे। और इस ब्रिटिश जो 3 मंत्री, ये वास्तव में 3 मंत्री थे ब्रिटिश के वहां लंदन के, ये ब्रिटिश अधिकारी अपने जो जो भी सिफारिशें थे, जो यहाँ कमेटी के बारे में जानकारी ली हैं, उसकी रिपोर्ट अंग्रेजी जो ब्रिटिश अधिकारियों को वहाँ इंग्लैंड जाकर सौंप दिया गया था। और इस समय जैसे ही मुस्लिम लीग ने जैसे ही अपनी मांग को आगे बढ़ाया, अब वे लोग अपने आंदोलन को पाकिस्तान अलग से जो उनकी डिमांड थी, उस आंदोलन को बढ़ाते बढ़ाने के लिए एक आंदोलन का नाम दिया, और मुस्लिम लीग 1946 अगस्त 16 के दिन प्रत्यक्ष कार्य दिवस के रूप में मनाया। यानी कि प्रत्यक्ष कार्याचरण दिनम, ये प्रश्न 2017 के टेट में पूछा गया। 1946 अगस्त 16, जैसा 15 अगस्त 16 अगस्त के दिन, 1946 16 अगस्त के दिन मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्य दिवस। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्याचरण दिवस के रूप में मनाया। और इस आंदोलन के समय भारत में हिंसा भड़क उठी, मुख्य रूप से कलकत्ता जैसे शहरों में हिंसा भड़क उठी, वहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो इसी बीच 1946 में जवाहरलाल नेहरू को यहाँ प्रधानमंत्री बनाने की बात की गई थी, लेकिन प्रधान बनने के पद को स्वीकार करने के लिए नेहरू ने इच्छुक नहीं थे। अंतिम में जैसे ही हिंसा भड़क उठी, 1947 में भारत के लिए एक वायसराय को नियुक्ति की गई, जो भारत के लिए लास्ट वायसराय है, जिनका नाम है लॉर्ड लुई माउंटबेटन। लुई माउंटबेटन, जैसे माउंट एवरेस्ट को याद रखें, ये लॉर्ड लुई माउंटबेटन या माउंटबेटन को याद रखें, ये माउंटबेटन है भारत के लिए अंतिम वायसराय हैं। और वास्तव में पहले गवर्नर जनरल को रखा जाता था, बाद में वायसराय को रखा गया था। तो वायसराय ये अंतिम वायसराय थे। इन्होंने इस धार्मिक दंगे और ये जो मांग को पूर्ति करने के लिए यहाँ आए थे, और इन्होंने ही विभाजन को अलग करते हुए भारत को 2 टुकड़े बना दिए गए। 1947 14 अगस्त के दिन ही पाकिस्तान को भूभाग दिया गया, और 1947 अगस्त 15 को भारत के लिए आज़ादी दी गई। तब से हम 1947 1947 15 अगस्त के दिन को हम आज़ादी मिली, तब से हम आज़ादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन 1985 से लेकर 1947 तक आज़ादी की इस आंदोलन में कई प्रकार के नए नए आंदोलन के नाम दिया गया, और इन मुख्य बिंदुओं से ही हमें पता चलता है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोग जेल जाना पड़ा, और कितने आंदोलन हुए,
और कितने लोग अपने जीवन को त्याग किया गया और उनके परिणाम में ही आज हम सुरक्षित हैं, अच्छे हैं और आज़ादी के दिवस मनाते हैं। और हम सबको आज़ादी के दिवस मनाना है, उन शहीदों को स्मृति में याद भी रखना होगा। तो यह थी हमारे इस आज की कक्षा, राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक काल और अंतिम काल। दो पार्ट, बहुत लंबा पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। कई कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह हमारे टेट में भी हैं। इसमें से हर बार एक या दो प्रश्न पूछे गए हैं और हमारे जो अगले जो टेट हैं, इस टेट की परीक्षा में भी इस पार्ट से संबंध एक या दो प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है। तो आज थोड़ी सी आपको कक्षा लंबी हुई होगी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, लंबा समय लेना पड़ा और आप सभी को आज की यह कक्षा समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि अगली हमारी जो कक्षा होगी, हैदराबाद राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से चला। अभी हम देखें भारत में किस प्रकार से चला और हैदराबाद राज्य में भी किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन चला। इसे हम अगली कक्षा में बात करते हैं। जो मुख्य बिंदु हैं, समय बहुत अधिक हुआ है तो कुछ मुख्य बिंदुओं का हम पुनरावृत्ति कल की कक्षा में करेंगे। क्या आपको मेरी कक्षा ठीक लग रही है या नहीं, आप बताएं। जैसा जो आपकी जो रिस्पांस है इतनी कम होगी कि मुझे भी और भी कुछ कमी है यह मानना पड़ेगा। आप भी कुछ सुझाव सलाह दे सकते हैं, ठीक है। क्या आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त करें और किसी को कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ सर, आपकी कक्षा बहुत अच्छी थी, बहुत जानकारी दी है सर आप आज कि आज ये तो कक्षा में आप बीच के रूप में थोड़े प्रश्न दिए तो अच्छा था सर, इम्पोर्टेंट के जो कितने आएंगे थोड़ा। शुभ हो रहे हैं आपको। हाँ सर, थोड़े क्वेश्चन दे दिए तो अच्छा था सर। हाँ 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 मैडम, थोड़े समय इम्पोर्टेंट के। हाँ सर, हमारा समय बहुत अभाव था लेकिन थोड़े इम्पोर्टेंट के थोड़े क्वेश्चन दिए तो जब हम लोग को भी थोड़े याद रखने के लिए ठीक रहेगा सर। ठीक है मैडम, कोशिश करूंगा कि जैसा ही इतिहास जो हाँ पढ़ाना सर। पूरा, बाद में आपको थोड़े जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हाँ उसके सर, बारे में यही आप। सर, ये भी हाँ तो सर ये चलो दिल्ली ऐसे थोड़े नारे और थोड़े नमक सत्याग्रह थोड़े थे ना सर, उस इम्पोर्टेंट के जो क्वेश्चन दिए तो हमको थोड़ा याद रहेगा, मेरी ठीक सुझाव है तो। ठीक है, अच्छा सुझाव है लेकिन समय का अभाव है, ये भी हाँ जानते वो हैं। है सर, हाँ सर, हाँ सर। कोशिश करूंगा जो जैसा ही हिस्ट्री पढ़ाना हो जाएगा, बाद में आपको थोड़े हाँ ओके क्वेश्चंस सर। जो हाँ से क्या वो तो हिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है सर, इसलिए। बता रहा हूँ कि आप लोग रनिंग नोट्स लिखें। मैं आपको क्या एक सर? घंटा, लगभग 1.5 घंटे की कक्षा हुई है, मैं 2 दिन से इसकी हाँ तैयारी में सर, लगा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास भी। तो हिंदी और इंग्लिश, तीन मीडियम्स की पुस्तक को सामने रखकर मैं ही हाँ सर, पढ़ना, मुझे याद रहना होगा, मुझे तैयारी करना होगा, तभी हाँ आपके सर, सामने हाँ सर, हाँ हाँ सर, ओके। प्रस्तुत कर सकता हूँ। ओके, तो ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि आपका सुझाव स्वीकृत हाँ है, ओके लेकिन सर, बात हाँ। क्यों प्रयास बोलते ये करूंगा। चंपारण और थोड़े ये थोड़े है ना सर, हम लोगों का भी तो सुन रहे ना सूचना पत्रिका का, वो याद नहीं रहेगा ना, इसलिए थोड़ा ऐसा। आप लोग अपनी ओर से भी तैयारी कीजिए, मैं भी मेरी ओर से लास्ट में ओके देने। सर, ओके सर, ओके ओके। थैंक यू मैडम, अच्छा सुझाव। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और लेट हुआ लेकिन 2 लेसन्स थे, एक ही जगह इकट्ठा कर कर पढ़ाना समझा और आज की कक्षा लंबी रही। शायद आप लोग आज की जो क्लास है, ये क्लास से लेकर है, आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगली कक्षा में हम सब फिर एकत्रित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।